जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रेखा यादव एवं जेल अधीक्षक सुमन मीणा द्वारा शुक्रवार को जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जेल में बंदियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करने, उनका जेल में भेदभाव होने पर जेल के रजिस्टर में उनकी जाति के इंद्राज को हटवाने, जेल के रसोई घर में खाना बनाने वाले बंदियों में जाति के आधार पर भेदभाव रखने एवं जेल के बैरकों, शौचालयों की साफ सफाई में विशेष जाति द्वारा कार्य कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्धन बंदियों के लिए आर्थिक सहायता बाबत अभियान, अपराध के समय से नाबालिग बंदियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं जेल में जातिगत भेदभाव नहीं करने के निर्देश दिए। सचिव ने निःशुल्क विधिक सहायता के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में जानकारी ली। बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, आवास, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोईघर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया और उन्होंने कारागृह के निरुद्ध नए बंदियों सहित एक बंदीगण से वार्ता कर उनके प्रकरणों में पैरवी के लिए अधिवक्ता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जेल में स्थित रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया और रसोई घर में बर्तनों में हो रही गंदगी की साफ सफाई के भी निर्देश दिए और जेल धौलपुर में स्थापित अस्पताल का निरीक्षण किया एवं बंदियों को दी जाने वाली दवाइयों की जानकारी ली। इस मौके पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट LADC दीपक सिंह सिकरवार, जेल क्लिनिक पर कार्यरत PLV इंद्रेश शर्मा, प्राधिकरण के आशु लिपिक राहुल डंडौतिया, कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह एवं जेल अधीक्षक सुमन मीणा सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। जिला परिषद मंजरी एवं पीरामल फाउंडेशन धौलपुर के संयुक्त तत्वावधान से जिला परिषद सभागार में चंद्र ज्योति अभियान शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवहाद निवृत्ति सोमनाथ ने चंद्र ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि चंद्र ज्योति अभियान का उद्देश्य बच्चों में भारतीय संविधान की गहरी समझ को बढ़ावा देना है, जिससे विद्यार्थी जिम्मेदार नागरिकता और बाल संसद के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी हो सके। ये अभियान न केवल संविधान की जानकारी और गहरी समझ प्रदान करेगा, बल्कि छात्रों को सक्रिय नागरिक बनने और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। अभियान के माध्यम से छात्रों को संविधान की मूल बातों के बारे में सिखाया, जैसे उद्देशिका, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत और संविधान के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा छात्रों को बाल संसद के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के तौर तरीके का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ADPC समसा महेश मंगल, संजय शर्मा, सुबोध गुप्ता, मंजरी फाउंडेशन संतोष उपाध्याय, पीरामल फाउंडेशन अंकिता भूपारिया, नीति फेलो, गांधी फेलो, मिनहाज, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, 50 विद्यालयों के संस्था प्रधान और अध्यापक गण उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में शुक्रवार को घने कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे के NH9 पर करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकराए। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में सिमरौली बॉर्डर काली नदी पुल पर यह हादसा हुआ। मुरादाबाद से दिल्ली जा रही एक इको कार अज्ञात वाहन से टकराई, जिसके बाद उसके पीछे आ रही करीब 5 और गाड़ियां आपस में टकराई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हादसे में घायल हुए वाहन सवारों को प्राथमिकी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि किसी के गंभीर घायल होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद से दिल्ली की ओर एक इको कार जा रही थी, तभी रास्ते में हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में सिमरौली बॉर्डर काली नदी पुल पर घने कोहरे में इको कार आगे चल रहे किसी अज्ञात वाहन से टकराई, जिसमें एक दंपत्ति इमरान और हिना निवासी बदरखा घायल हुए। इसके बाद पीछे से आ रही पिकअप गाड़ी टकराई, जिसमें जीशान पुत्र सालिम घायल हुआ। इसके बाद अर्टिका कार भिड़ी, जिसमें शानू पुत्र मुस्तकीम को चोटें आई हैं। हाईवे पर घटना के दौरान फिर एक अर्टिका कार आगे खड़े क्षतिग्रस्त वाहनों से टकराई, जिसमें चालक फहीम खान घायल हुआ। इसके बाद एक और कार टकराई, जिसमें हरियाणा पुलिस में तैनात कांस्टेबल राजकुमार घायल हुआ है। एक स्विफ्ट कार और मारुति वैन भी क्षतिग्रस्त वाहनों से टकराई, जिसमें इनके वाहन सवारों को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद बाबूगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तत्काल
हाईवे पर खड़े क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से मौके से हटवाकर यातायात को सुचारू किया। कंगना रनौत मामले में कोर्ट का थाने को आदेश। थाना न्यू आगरा को दिए आदेश, 20 दिन के अंदर थाना धारा 225(1) BNSS के तहत न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करे। 29 जनवरी को थाना न्यू आगरा पुलिस न्यायालय में आख्या करेगी प्रस्तुत। 8 फरवरी को न्यायालय सुनाएगा फैसला। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर की थी अमर्यादित टिप्पणी। आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने MP MLA कोर्ट में किया था परिवाद दायर। मैंने 11 सितंबर 2024 को फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एक दावा दायर किया है स्पेशल कोर्ट MP MLA अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में। और मैंने इस बात के लेकर बात दायर किया है कि कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक ट्वीट किया था कि 20 अगस्त 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक जो किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, वहां हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, और अगर देश का नेतृत्व उस पर मजबूत नहीं होता तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते। उन्होंने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी बता दिया। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और करीब 20 साल मैंने खेती भी की है वकालत से पहले, तो मुझे मेरा अपमान लगा, मेरे देश के करोड़ों अन्नदाताओं का अपमान हुआ। इससे पहले कंगना ने 16 नवंबर 2021 को एक ट्वीट किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ, और ये कहा था कि गाल पे चाटा खाने से भीख मिलती, आजादी नहीं। और ये भी कहा था कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो महात्मा गांधी को भीख के कटोरे मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर जैसे तमाम क्रांतिकारी जो फांसी के फंदे पर झूल गए आजादी के लिए, हजारों लाखों तक सेनानियों ने जेलें काटी, यातनाएं सही, वो सब बेकार गए। जलियांवाला कांड हुआ, वो भी सब बेकार, ये सब कुर्बानियां बेकार चली गई, भीख में मिली है। तो उन्होंने, कंगना ने किसानों का अपमान किया। दूसरा, एक राष्ट्रद्रोह का, क्योंकि राष्ट्रपिता का अपमान पूरे देश का अपमान है, और ये उनकी जो भाषा है राष्ट्रद्रोह के अंदर आती है। मैंने इन 2 धाराओं में इस बात दिया था, बात दायर किया है, एक तो राष्ट्रद्रोह और अपमान। कोर्ट ने मेरा बयान लिया, उसके बाद फिर मेरे गवाह धीरज और विजय सागर एडवोकेट का बयान लिया। उसके बाद कंगना को कोर्ट ने 3 बार नोटिस भेजे, एक दिल्ली के पते पर और कुल्लू मनाली के पते पर। कंगना को तीनों बार के नोटिस को मिले। नोटिस में कोर्ट ने कहा था कि आप स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता को के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हों और ये बताएं कि आप अपना पक्ष रखना चाहती हैं या सुनवाई कराना चाहती हैं। तीनों बार नोटिस मिलने के बाद भी कंगना कोर्ट में न तो स्वयं हाजिर हुई और न कोई उनका वकील आया। तब कोर्ट ने बहस के लिए तिथि नियत की। हमने 18/12/2024 को लिखित बहस दाखिल कर दी। उसके बाद 2 जनवरी 2025 की तिथि उन्होंने फिर मौखिक बहस के लिए नियत की। एक मौका और दिया, लेकिन फिर भी कंगना और उनका कोई वकील नहीं आया। हमने 2 जनवरी 2025 को मौखिक रूप से बहस कर दी। सारे सबूत इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने पोस्ट डाली थी वो, और गवाहों के बयान सब हो चुके हैं। कल 9 जनवरी 2025 की तिथि वास्ते तलबी आदेश कि कंगना को तलब करने के लिए आदेश होना है, उसके लिए नियत थी। लेकिन कोर्ट ने और अपनी मजबूती के लिए थाना न्यू आगरा को एक आदेश जारी किया है कि आप इस मामले में पूरी जांच करके और पूरी आख्या 20 दिन के अंदर दें। यानी आज 9 का मतलब 20 से 29 जनवरी तक पुलिस को आख्या देनी है। उसके बाद फिर कोर्ट 8 फरवरी 2025 को इसमें आदेश कर सकता है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।